हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिविल्स कनेक्ट के स्टडी प्लेटफॉर्म में। और हम क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे और उस क्रम में हमने 1 से लेकर 5 अध्याय तक कवर कर लिए। आज हम अपने 6वें चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और जो कि है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सबसे पहली बात कही गई है कि आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। कौन से हैं? तो ये हैं वो। जैसे कि आपने झील का नाम सुना होगा, आपने समुद्र का नाम सुना होगा, पहले से द्वीप का नाम सुना होगा आपने, पहाड़ और घाटी का नाम सुना होगा, पर्वत श्रृंखला का नाम भी सुना होगा, पर्वत का नाम सुना होगा, पठार का नाम सुना होगा, पर नदी का नाम सुना होगा। लेकिन आपने वितरिका, डेल्टा, नदी का मुहाना, प्रायद्वीप, स्थल संधि, तट, मैदान और सहायक नदी का नाम शायद नहीं सुना हो। पर यहाँ इस चैप्टर में पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल रूप हैं, इन सबको मिला के जिनको आपने सुना है, जिनको आपने नहीं सुना है, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं, यानी कि कुछ भागों का जो उच्चावच या टेरेन है वो ऊपर नीचे या ऊबड़ खाबड़ प्रकार का है, और कुछ जगह का जो टेरेन या उच्चावच है वह समतल प्रकार का है। जैसे कि कोई मैदान ले लीजिए आप, वह समतल होगा, और अगर आप वहीं पर्वत की बात करेंगे तो वह समतल नहीं होगा, उसमें ऊबड़ खाबड़पन, गड्ढे होंगे। यह स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह आश्चर्यजनक लगेगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। यह जो प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही है कि जहाँ आप खड़े हैं उसके नीचे गति हो रही है, यह आगे चल के हम एडवांस क्लासेस में जानने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उड़ जाती है तो कहीं नीचे धस जाती है। फिर यहाँ ये कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है, और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। अगर खड़ी ढाल है और 600 मीटर ऊंचाई वाली एक पहाड़ी है तो वह पर्वत कहा जाएगा। और 8,000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए, जैसे कि माउंट एवरेस्ट उनमें से एक है जिसे हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है ना, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। यह आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है, इसलिए आपको यह पॉइंट याद रखना है। अब चलते हैं आगे। आगे ये कह रहे हैं, तो इन्होंने पहली प्रक्रिया के बारे में बताया जो कि पृथ्वी की गति के कारण होती है। अब दूसरी प्रक्रिया के बारे में ये बताएंगे। दूसरी जो है वह है बाह्य प्रक्रिया, स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक पत्थर अगर एक ही जगह पर साल दर साल पड़ा रहता है तो वहां पर अलग अलग कारकों के चलते उस पत्थर में धीरे धीरे घिसावट आने लगती है, वह पत्थर धीरे धीरे टूटने लगता है और चूर्ण का रूप लेने लगता है। अपरदन की जो क्रिया है इसके द्वारा सतह जो है नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है। निक्षेपण का मतलब यह है किसी कण का या किसी वस्तु का एक जगह जमा हो जाना। यह दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती हैं। यही वो कारक हैं जिनके कारण अपरदन और निक्षेपण की घटनाएं घटती हैं। उनमें से एक कारक जल है, दूसरा वायु है और तीसरा बर्फ है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब एक एक करके इसको समझते हैं। पर्वत को देखते हैं। तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, यानी कि पृथ्वी की जो सतह है उसकी प्राकृतिक ऊंचाई को ही पर्वत कहते हैं। जो पर्वत का शिखर है, यानी कि उसका जो ऊपर का टॉप पॉइंट है, कौन सा? ये वाला पॉइंट आप जो देख रहे होंगे, ये पॉइंट जो है छोटा होता है शिखर, और इसका जो आधार है वह चौड़ा होता है। आधार क्या होता है? जो जमीन से एकदम सटा हुआ था, ये है इसका आधार, यह एकदम चौड़ा होता है। फिर यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। आप देखिए इसकी ऊंचाई अगर यही मैदान की तुलना में करेंगे तो कितना ऊंचा होगा। फिर
कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। उसी तरीके से एंडीज पर्वत श्रृंखला जो आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मिलेगी। रॉकी पर्वत श्रृंखला ये आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिलेगी। उसी तरीके से अगर आप अफ्रीका में जाएं तो माउंट किलिमंजारो है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। ठंडे होने का कारण ये है कि वहाँ पर वायुमंडल विरल होता है, जो कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली जो बर्फ की नदियां हैं वह भी पाई जाती हैं, जिन्हें हम ग्लेशियल रिवर कहते हैं। इन्हें हिंदी में हम हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं। अब ये बात क्या हो गई, तो कल मैंने आपको जब बताया था कि हमारा भूमंडल के बीच में ही जलमंडल, और जलमंडल के ऊपर सबसे ऊपर क्या होगा, वायुमंडल। अब इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, तो कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। ये हमारा भूमंडल, फिर ये हमारा जलमंडल, पहले इसके नीचे भी भूमंडल ही होगा, और ये हमारा ऊपर का हिस्सा वायुमंडल का, जहाँ पर गैसें पाई जाती हैं। तो जो हमारा जलमंडल का हिस्सा है उसके निचली जो परत है, जिसे हम भूमंडल ही कहते हैं एक तरीके से, वहाँ भी ऊबड़ खाबड़ जमीन पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि समुद्र के नीचे भी पर्वत पाए जाते हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं क्योंकि वह जल के नीचे बहुत गहराई में होते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। कठोर जलवायु कैसे होगी, पहली बात उसकी ऊंचाई अधिक है, उसका ढाल बहुत तीव्र होता है, इसलिए वहाँ पर बसावट नहीं हो पाती। दूसरी बात, आपको गमन करने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि समतल नहीं होता है। समतल न होने की वजह से, तीव्र ढाल की वजह से आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। दूसरी बात, वहाँ उन संसाधन की स्थापना नहीं हो पाती है क्योंकि जगह इतनी अच्छी नहीं है, और ढाल फिर से तीव्र होता है, इस वजह से भी दिक्कत होती है। साथ ही साथ वहाँ आप कोई व्यवसाय नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ निवास की स्थिति नहीं बन पाती है क्योंकि वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। आप कैसे जुताई करेंगे यहाँ पर, कैसे खेत को बोएंगे, कैसे बीज बोएंगे, कैसे खेती करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चाय की खेती ही संभव होती है, और वह भी इतने तीव्र ढाल वाले पर्वतों में संभव नहीं होती। उसके लिए जो पर्वत होते हैं वह पहाड़ नुमा होते हैं। पर्वत उतने ज़्यादा तीव्र ढाल वाले नहीं होते हैं ताकि वहाँ पर क्या किया जाए, चाय की खेती की जाए। अगर पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिन्हें हम श्रृंखला कहते हैं। जैसे ये देखिए एक सीरीज, फिर ऐसे कई सारे पर्वत आपको दिख रहे हैं। ये पर्वत अगर हैं एक साथ एक श्रृंखला में, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे श्रृंखला पर्वतों की। जैसे हिमालय का आपने नाम सुना होगा, जो भारत, नेपाल और चीन, इन 3 देशों में मुख्यतः पाया जाता है। इन 3 देशों में पाए जाने वाला जो पर्वत है हिमालय, ये बहुत सारी छोटी बड़ी श्रृंखलाओं से मिलकर के बना हुआ एक पर्वत श्रृंखला है, जिसमें बड़ा हिमालय, छोटा हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी, इस प्रकार की अलग अलग श्रेणियां भी पाई जाती हैं। उन श्रेणियों में अलग श्रृंखलाएं हैं। अगर बड़ा हिमालय है तो उसकी जो, या महान हिमालय, उसकी जो श्रृंखलाएं होंगी पर्वत, वो थोड़ी ऊंची होंगी। मध्य हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो छोटी होंगी। सिर्फ एक पर्वत नहीं होगा, अधिक पर्वत होंगे, ये बात बताई गई है। फिर जो बहुत से पर्वतीय तंत्र हैं वह समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं, यानी कि इनकी चौड़ाई सैकड़ों किलोमीटर होती है। जैसे हिमालय, यूरोप में एक आल्प्स पर्वत है, एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होती हैं। पर्वतों की जो ऊंचाई है और उनका आकार है उसमें हमेशा भिन्नता होती है। अब जो पर्वत हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है वलित पर्वत, एक होता है भ्रंशोत पर्वत, और एक होता है ज्वालामुखी पर्वत। इसको समझते हैं। वलित पर्वत उसे कहते हैं जो फोल्ड माउंटेन होते हैं। वलित पर्वत को हम अंग्रेजी में फोल्ड माउंटेन। अब फोल्ड माउंटेन कैसे बनेंगे, तो मान लीजिए कि ये 2 प्लेटें हैं जो पृथ्वी पर हैं, जिस पर द्वीप या सागर विद्यमान है। इसमें से जो भारी प्लेट होगी वह हल्की प्लेट पर भार लगाएगी, और भार लगाने से क्या होगा कि यहाँ पर घर्षण होगा, और घर्षण से क्या होगा, यहाँ पर इस मुहाने पर और इस छोर पर जो कुछ भी हमारी तट रेखा होगी वह आपस में मिल जाएगी, जुड़ जाएगी, और एक तय सीमा के बाद
क्या होगा कि अधिक घर्षण के चलते, अधिक गति के चलते, प्लेटों के संचलन के चलते यह ऊपर उठने लग जाएगा और यहीं पर पर्वतों का निर्माण होगा। तो यह फोल्ड से निर्मित होगा क्योंकि दोनों ओर से दबाव लग रहा है। अगला है भ्रंशोत पर्वत। अब भ्रंशोत पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन जिसको कहते हैं, वो क्या है? तो मान लीजिए एक ही प्लेट है, एक प्लेट नीचे धंस जाती है और एक प्लेट ऊपर ही रह जाती है, कुछ इस प्रकार। कैसे? ऐसे, जैसे कि नीचे डायग्राम में बताया गया। तो ये दो पर्वत बन जाएंगे और यह घाटी बन जाएगी। तो यह भ्रंशोत पर्वत या क्या कहते हैं कि ब्लॉक माउंटेन का पर उदाहरण है। अब ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं? जब दो प्लेटें आपस में जुड़ती या टकराती हैं, इनके संचलन से क्या होता है? सिर्फ पर्वतों का निर्माण नहीं होता। अगर नीचे जो पृथ्वी की सतह पर मैग्मा है वह ऊपर उठ के आएगा और वो ज्वालामुखी का रूप लेता है, तो यही ज्वालामुखी जम करके इस तरीके से एक कोन का निर्माण ले लेता है, एक कोन की आकृति बना लेता है और यही ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। आगे बताया गया है कि हिमालय और आल्प्स पर्वत जो यूरोप में पाए जाते हैं, यह एक वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। यानी कि दो कोई प्लेटें होंगी जो कि पृथ्वी पर हैं, वो आपस में टकराई और उनके टकराने से ही पर्वतों का निर्माण हुआ। इनकी सतह जो है वह ऊबड़ खाबड़ है और शिखर जो है वह शंकुआकार है। शंकुआकार कैसे? इस तरीके के होंगे, एकदम कोनिकल होंगे। भारत की जो अरावली श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। यह प्री कैम्ब्रियन काल की है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। ऊपर अभी बताया गया कि जल, बर्फ और वायु, ये तीन ऐसे जो महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके चलते किसी भी पृथ्वी में किसी भी क्या कहते हैं जो उच्चावच है उसमें अपर्दन होता है और उस अपर्दन के चलते घिसावट आती है। उत्तरी अमेरिका में एप्लेशियन और रूस में यूराल पर्वत जो हैं वो गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई क्योंकि कम है और ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। गोलाकार इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये नवीन नहीं है, तो इनमें भी किसी न किसी कारक के चलते अपर्दन हुआ है, इसलिए जो इनके किनारे हैं वह घिस गए हैं और वो थोड़े स्मूथ हो गए हैं, चिकने हो गए हैं, इस वजह से ये गोलाकार दिखते हैं। ये बात यहाँ बताई गई है। आगे कहा गया है कि जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। ऊर्ध्वाधर रूप से कैसे विस्थापित होगा? यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक पर्वत है और यहाँ से ये टूट के अलग हो गया। अलग होने के बाद तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये पहले एक समय में एक पर्वत हुआ करता था इस तरीके से, लेकिन क्या हुआ कि इसमें बीच में यहाँ दरार पड़ गई, यहाँ दरार पड़ गई। कुछ समय बाद क्या हुआ कि यहाँ ये प्लेट और ये प्लेट, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, अगर ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लेवल पे देखें तो यह स्थिर बनी रही, लेकिन जो बीच का हिस्सा दरार के कारण नीचे धंस गया, तो यह हिस्सा यहाँ की जगह ये यहाँ पर आ गया। तो ये क्या हुआ? ये दो पर्वत बचे रह गए, ये दो पर्वत के बचे रह गए और यहाँ पर घाटी बन गई। तो यही पर यहाँ भ्रंशोत पर्वत के बारे में बताया गया। जो ऊपर उठा हुआ खंड है, ये ऊपर उठा हुआ खंड है यहाँ पर, ये इसको क्या कहेंगे? तो इसको उत्खंड या हॉर्स्ट कहते हैं। और जो नीचे धसा हुआ खंड है, कौन सा? ये यहाँ पर, ये जो नीचे धसा हुआ खंड है इसको द्रोणिका भ्रंश या ग्रेबन कहा जाता है। यूरोप की जो राइन घाटी और वॉस्जिस पर्वत है इस पर्वत तंत्र के उदाहरण है। यानी कि वॉस्जिस पर्वत यहाँ और ये होंगे वॉस्जिस पर्वत जिनको हॉर्स्ट कहते हैं, और जो नीचे धसा हुआ हिस्सा इसको राइन वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? राइन वैली कहते हैं। ये बात बताई गई है। एटलस पर्वत में, एटलस यानी कि हमारा जो एटलस है मानचित्र है, उसमें दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को आपको देखना है और इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाना है कि कहाँ पर वलित पर्वत है, कहाँ पर आपको भ्रंशोत पर्वत मिलेंगे, यानी फोल्ड माउंटेन कहाँ है और वो क्या कहते हैं कि ब्लॉक माउंटेन कहाँ पर है। फिर आगे देखिए, जो ज्वालामुखी पर्वत हैं वह ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका में केन्या और तंजानिया के पास एक माउंट किलिमंजारो है तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है। कैसे? ये ज्वालामुखी के उद्गार और उस उद्गार के चलते जो निकला हुआ मैग्मा जो लावा में परिवर्तित हुआ है और लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ है, वह इस तरीके से बहते बहते एक कोन का निर्माण ले लेता है जो कि एक पर्वत का प्रतीक लगता है, देखने में पर्वत के आकार का लगता है, इसलिए इन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। आगे कहा गया है,
पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं, यानी कि जल का संग्रहण इसमें बहुत अच्छा होता है। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों से स्थित हिमानियों में होता है, यानी कि जैसे अपने यहाँ देखिए गंगा नदी को देखिए, यमुना नदी को देखिए आप, इसके अलावा आप ब्रह्मपुत्र नदी को देखिए, सिंधु नदी को देखिए, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये हिमानियों से निकली हैं जो पर्वतों में व्याप्त हैं। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है इसी के माध्यम से। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बांध पर्वतों की जो तलहटी है वहां पर बना दिए जाते हैं ताकि पर्वतों से जो पानी आता है उसको रोक करके बिजली को पैदा किया जाता है। तो सिंचाई और पनबिजली के उत्पादन में पर्वतों के जल का उपयोग खूब किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। नदी घाटियां और वेदिकाएं, अब पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए पर्वत वनस्पति और जीव जंतु के हिसाब से भी बहुत अत्यधिक विविधता रखते हैं। इन वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय और दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन, लकड़ी इत्यादि प्राप्त होती है। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है क्योंकि यह ठंडक होता है, घूमने में आनंददायक होता है, साथ ही साथ यह हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं जिन्हें आप वहां के उच्चावच में करते हैं वहां की दशाओं के अनुसार। आगे यहाँ कह रहा है कि क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं। जैसे रिवर राफ्टिंग हरिद्वार में आपको देखने को मिल जाएगी, और ऊपर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो आपको स्कीइंग मिल जाएगी, पैराग्लाइडिंग मिल जाएगी, हैंग ग्लाइडिंग मिल जाएगी। फिर अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, पठार। पठार को जानने की कोशिश करते हैं। तो पठार क्या है, उठी हुई लेकिन एक सपाट भूमि होती है। कैसे, यह मैदानों से तो इस तरीके से ऊपर उठा हुआ होता है, लेकिन यह पर्वत की तरह कोनिकल नहीं होगा, यह समतल हो जाएगा ऊपर उठने के बाद। फिर यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है और इसका जो ऊपरी भाग है मेज के समान सपाट होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं, कई किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। ये जो ढाल हैं ये तीव्र ढाल होते हैं इनके। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है, यानी कि ये कुछ 100 मीटर ऊपर उठे होने के बाद से लेकर के कुछ किलोमीटर तक ऊपर उठे हो सकते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं उनकी अवस्थिति के अनुसार। भारत में जैसे दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। यह जब भारत अभी जहाँ स्थित है वहाँ नहीं था, जब भारत की गति अफ्रीका से भारत यानी कि टेथे सागर में होने वाली थी, जहाँ भारत आज स्थित है, उस समय भारत रियूनियन हॉटस्पॉट नाम की जगह से गुजरा था और वहां गुजरने की वजह से उस क्षेत्र में लावा ने भारत की जो प्लेट है उसमें छेद करके वहां पर ज्वालामुखी के उद्गार के माध्यम से वहां पर बेसाल्टिक लावा की वजह से वहां पर पठारों का निर्माण किया और पथरीली भूमि का निर्माण किया। इसीलिए दक्कन का पठार बहुत पुराना पठार है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार चित्र 5.1 से आप देखेंगे। कहाँ है 5.1? 5.1 नहीं है इसमें। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, कहाँ है? तो अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे इस तरीके से तो ये आपका जम्मू कश्मीर रीजन बन जाएगा यहाँ, और ये लद्दाख बन जाएगा, और ये जम्मू कश्मीर बन जाएगा। तो ये हमारा जो एरिया है ये है तिब्बत का पठार, जिसमें थोड़ा हिस्सा नेपाल का, चाइना का, इंडिया का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी आ जाते हैं अगर इनको एक्सटेंड कर दिया जाए तो। जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है, यानी कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार इसलिए क्योंकि इसकी ऊंचाई 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर ऊपर तक है समुद्र तल से। पठार बहुत उपयोगी साबित होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता बहुत होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में ऐसे बहुत से पठार हैं जहाँ पर सोना और हीरों की माइनिंग की जाती है। उसी तरीके से लिथियम की माइनिंग, इसके अलावा अन्य जो रेयर अर्थ एलिमेंट या जो धातुएं हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी? अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में
मिल जाएंगी। वहाँ पर भी एक पठार पाया जाता है जिसे बोलिवियन प्लेटू कहते हैं। भारत में छोटा नागपुर के पठार में जैसे लोहा मिलेगा आपको, कोयला मिलेगा तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं यहाँ पर। ये बात यहाँ बताई गई है। फिर आगे कहा गया है इसमें कि पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। जलप्रपात यानी कि झरने हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं इसलिए वह झरने का रूप ले लेती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित एक हुंडरू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात, इसी प्रकार जलप्रपातों के उदाहरण हैं। जोग शरावती नदी पर है और स्वर्ण रेखा जो कि कहाँ है तो छोटा नागपुर प्लेटू में, वहाँ हुंडरू जलप्रपात। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। काली मिट्टी की खास बात यह है कि यह चिकनी होने की वजह से इसमें केशिकत्व अधिक होता है और ये जल को संचित रखने में बहुत मददगार होती है, इसलिए इसको जल अधिक देने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए इसमें फसल बहुत अच्छी होती है, जैसे कपास की फसल बहुत अच्छी होती है और ये उपजाऊ है। काली मिट्टी खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं, यानी घूमने के स्थल होते हैं जो पर्यटकों को अत्यधिक आकर्षित करते हैं। अब आते हैं हम मैदानों पर। मैदान जो है समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री स्थल से 200 मीटर अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, यानी कि एक मैदान से अगर आप समुद्र तल से उसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो वह 200 मीटर लगभग इतना ऊंचा हो सकता है, ऊंचाई में हो सकता है स्थित। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित होते हैं। उर्मिल और तरंगित का मतलब ये है कि उसमें वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ी देर समतल फिर थोड़ा नीचे, फिर समतल फिर नीचे। अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। जब नदियां पर्वतों से बहना शुरू होती हैं तो पर्वतों से बहते हुए, चूंकि जल नदियों का एक सहायक गुण है, तो जल के साथ बहुत से पत्थर, मिट्टी और अन्य तत्वों, साथ ही साथ वनस्पतियों का ये वहाँ से अपरदन करते हुए चलते हैं और मैदान जहाँ समतल जगह मिलती है वहाँ पर इनका निक्षेपण कर देते हैं। इसलिए मैदान अधिकतम नदियों से ही मिलकर बनते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं और उनको अपरदित कर देती हैं, तोड़ देती हैं और वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले आती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे कि पत्थर, बालू, सिल्ट वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं और इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण हो जाता है। सामान्यतः मैदान जो है बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं क्योंकि वहाँ नवीन मिट्टी, नवीन तत्वों की अधिकता होती है। यह परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान बनाते हैं, यानी कि आपको एक जगह से दूसरे स्थान जाना है तो आपको समतल जमीन चाहिए ताकि गमन तेज सुरक्षित हो सके, इसलिए मैदान परिवहन के साधनों का निर्माण करते हैं। इसलिए यह मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग में होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। फिर मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है क्योंकि यह समतल होता है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि बसावट आसानी से हो सकती है, क्योंकि यहाँ मकानों के बनाने, खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है क्योंकि यहाँ जनसंख्या निवास की उपयुक्त दशाएं हैं, साथ ही साथ समतल भूमि है और समतल भूमि के होने के कारण खेती के लिए प्रचुर मात्रा में मैदान और जमीन उपलब्ध है, साथ ही साथ प्रचुर तत्व हैं, इसलिए यहाँ पर मैदान ज़्यादा अधिक होने की वजह से, गंगा के मैदान की वजह से आपको जनसंख्या अधिक मिलेगी। अब स्थल रूप और लोक इसके संबंध को समझते हैं। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन यापन अलग होगा, पठारी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनका जीवन यापन अलग होगा, समुद्र तट के किनारे रहने वाले लोग हैं उनका जीवन यापन अलग होगा, मैदानों में रहने वाली जो जनसंख्या उसका जीवन यापन अलग होगा, साथ ही साथ जो जनसंख्या जल में निवास करती है, इस प्रकार के द्वीपों पर निवास करती है, उनका जीवन यापन अलग प्रकार का होगा। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है क्योंकि मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार
तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आगे वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी ऐसी भूमि पर या किसी पानी में फेंक देते हैं जो उन्हें गंदा करता है, प्रदूषित करता है। हमें प्रकृति के साथ इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि का केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। यह बात यहाँ पर आपको बताई गई है। इसी के साथ हमने यह वाला अभ्यास अपना कंप्लीट कर लिया है। आइए अब चलते हैं अपने 7वें अध्याय की तरफ, जिसका टाइटल है हमारा देश भारत। इसको समझते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। आइए इसको समझते हैं मैप में। तो देखिए, यह जो हिस्सा है यह उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है। यह जो पूर्व का पश्चिम का हिस्सा ये अरब सागर से, यह जो पश्चिम का हिस्सा ये बंगाल की खाड़ी से, और जो दक्षिणी भाग है वह हिंद महासागर से आपको लिंक दिखेगा। आगे भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि यह जो पूरा भारत का क्षेत्रफल है ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर आप यूपीपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम देंगे तो वहां पर कई बार यह आंकड़ा एज इट इज पूछा जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश की क्षेत्रफल को बताता है, इसलिए आपको इसको याद रखने की अत्यधिक जरूरत है और आप इसको याद भी रखिएगा। फिर आगे अगली बात बताई जा रही है इसमें कि उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। आइए इस पॉइंट को समझते हैं। तो उत्तर में कहाँ से बात कर रहा है ये, तो उत्तर में कश्मीर यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ कन्याकुमारी तक यह जो है ये 3200 किलोमीटर है, और वहीं पूर्व से पश्चिम तो यहाँ गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के मध्य में यह विस्तार 2900 किलोमीटर का आपको दिखेगा। फिर आगे बताया गया है इसमें कि ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यानी कि पर्वत, मरुस्थल, मैदान, पठार, तटीय भाग और द्वीप समूह भारत के स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति और वन्य जीवों के साथ साथ भाषा, संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग प्रकार की भाषा और अलग प्रकार की संस्कृति को माना जाता है। इस भिन्नता में भी हम अपने आप को एकता में पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में भी दिखाई देती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यह हो गई बात। अब यहाँ प्रायद्वीप के बारे में जान लेते हैं। प्रायद्वीप या इसको हम अंग्रेजी में पेनिनसुला कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिनसुला। स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। जैसे भारत को देखिए, इंडियन पेनिनसुला देखिए कैसे, यहाँ पर अरेबियन सी है। क्या है? अरेबियन सी है। यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ इंडियन ओशन है। तो ये 3 तरफ से ये जो क्षेत्र है ये आपको घिरा हुआ दिख गया, इसलिए हम भारत को भी एक प्रायद्वीप देश कहते हैं। आगे स्थिति को देखते हैं। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्ण रूप से स्थित है। मैंने आपको गोलार्ध के बारे में सब कुछ बताया है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। यानी कि भारत पृथ्वी के उन देशों में से एक देश है जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से ऊपर की ओर
भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। यानी कि यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट और इधर 37 डिग्री 6 मिनट या रेडियन कह लीजिए आप, इसके बीच में हमारा भारत पाया जाता है। पश्चिम से लेकर अगर पूर्व तक देखें तो भारत का जो विस्तार है देशांतरीय वह कैसा होगा, तो यहाँ पर 68 डिग्री 7 रेडियन और यहाँ 97 डिग्री 25 रेडियन, इतना अंतर है देशांतरों के बीच में। तो ये पश्चिमी देशांतर और ये पूर्वी देशांतर, यह भी आपको आंकड़े याद रखने क्योंकि स्टेट सिविल सर्विसेज में ये आंकड़े पूछे जाते हैं। यह हो गया हमारा। आगे अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, ये आपको बताना है। तो भारत की स्थिति दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में होगी, खासकर पूर्वी गोलार्ध में होगी। कैसे, ये मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पर यूरोप और यहाँ पर अफ्रीका और ये पूरा एशिया और यहाँ ऑस्ट्रेलिया, तो ये दक्षिण पूर्व का हिस्सा हो गया। फिर बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है, लगभग 2 घंटे का। और इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय का अंतर है लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है और प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर के लिए 1 घंटे का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। इस तरीके से आप यह पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस यामी उत्तर को भारत का मानक यामी उत्तर भी कहा जाता है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इसको माना गया है, इंडियन मेरिडियन लाइन। अब इसको देखिए, अब यहाँ ये बात बताई गई है कि 82.5 डिग्री इसलिए माना गया क्योंकि भारत के एकदम बीच से निकलता है, तो ये गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो छोर हैं उनको भी कवर कर देता है। अब जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर आपको 67 डिग्री कुछ और यहाँ 97 डिग्री कुछ, यहाँ 8 डिग्री और यहाँ आपको कितना, यहाँ आपको मिलेगा 37 डिग्री, ये है बात। आगे देखिए, आगे इन्होंने क्या बताया, भारत और उसके पड़ोसी देश को जानते हैं। 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमाओं से जुड़ी है। चित्र 7.1 में इन देशों के नामों का पता लगाइए। कैसे, देखिए, यह हम ही से अलग होकर के बना हुआ एक देश है जो है पाकिस्तान। कहाँ, यह। फिर कुछ किलोमीटर की सीमा हमारी अफगानिस्तान के साथ लगती है, तो यह एक पड़ोसी देश, तो पहला। दूसरा, फिर यह एक सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश चीन। तीसरा, सबसे ज़्यादा नहीं, बांग्लादेश वो देश है जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है, लेकिन चीन उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है। फिर ये एक देश देखिए, आप भूटान देख रहे होंगे, ये चौथा देश। फिर आप ये एक नेपाल देश देख रहे होंगे, ये 5वां देश। साथ ही साथ आप एक ये देश देख रहे होंगे बांग्लादेश, जिसे हमने पाकिस्तान से 1971 में आज़ाद कराया था, 6वां देश। और ये म्यांमार, 7वां देश। तो 7 देश हैं कुल मिलाकर के। अब ये देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया, फिर भी रिवीजन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भारत में सबसे ऊंचाई पर जम्मू कश्मीर स्टेट है उत्तर में, दक्षिण में तमिलनाडु और केरल है, और पूर्व पश्चिम में गुजरात और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक पूर्व में स्थित है। अब आपको ये देखना है कि इनमें कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। कैसे, देखिए, इंडियन ओशन से कौन कौन नहीं जुड़ा, जैसे अफगानिस्तान नहीं जुड़ा है, चीन नहीं जुड़ा हुआ है, भूटान नहीं जुड़ा है, नेपाल नहीं जुड़ा है, पर म्यांमार और बांग्लादेश ये 2 देश जुड़े हुए हैं। हम एक देश को तो भूल ही गए, जो कि हमारा कौन सा देश है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, और यह एक हमारा 8वां देश श्रीलंका, जो कि हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, हमसे सीमा साझा नहीं करता, लेकिन हमारे गिरपथ यानी कि हमसे जस्ट नीचे श्रीलंका देश है, ये हमसे जुड़ा नहीं है। थोड़ा सा बीच में अंतर आपको मिल जाएगा, 35 किलोमीटर का लगभग।
अब आगे देखिए, दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप हैं, श्रीलंका और मालदीव, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। यहाँ एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। जल संधि का मतलब यह है कि दो स्थलीय भूमि किसी वाटर सोर्स से की वजह से अलग हो रही हैं, पर इनका जल जुड़ रहा है आपस में, यानी बे ऑफ बंगाल का जल अरेबियन सागर से जुड़ता है, इसलिए हम इसको जल संधि कहते हैं। आगे बताइए, राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन, इसको देखते हैं। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। अब इस समय कौन कौन से हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश? पहला पुदुचेरी, फिर दूसरा कौन सा है? दूसरा आपको देखिए, दूसरा दमन दीव दादर नागर हवेली, यह दूसरा है। तीसरा जम्मू कश्मीर है, फिर चौथा लद्दाख है, फिर पांचवा लक्षद्वीप है, फिर छठवां ये कौन सा है? अंडमान निकोबार है। इसके बाद अगला देखिए, सातवां हमारा कौन सा है? आप बताइए कमेंट करके। आठवां कौन सा है वो बताइए कमेंट करके। कुल कितने देश, कुल कितने क्या कहते हैं कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, और कुल कितने हमारे क्या कहते हैं कि राज्य। जैसे कि एक आपको याद होगा चंडीगढ़ है हमारा, चंडीगढ़ भी हमारा क्या है? चंडीगढ़ हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। एक हमारा दिल्ली है, कुल हो गए हमारे 8। आगे देखिए, अब राज्यों को देखिए, राज्य कौन कौन से हैं? राज्य को भी यहीं चलते हुए देख लेते हैं लगे हाथ, क्यों आप फालतू में एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। तो देखिए, एक हमारा राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, पंजाब से सटा हुआ हरियाणा, फिर यहाँ हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से सटा हुआ उत्तराखंड, देन हमारा उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ये असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और यहाँ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और ये हमारा सिक्किम जिसे हम भूले जा रहे थे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हमने देख लिया है, तमिलनाडु, केरल। हमारे 28 राज्य ये हो गए। आगे देखिए, आगे ये कह रहा है कि भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर किया गया है, जैसे कि दक्षिण भारत में आपको यह दिखेगा, केरल में मलयालम बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को फिर जिलों में बांटा गया और उन जिलों के अंदर बहुत सारे गांव आते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट में कुछ बताया गया आपको, जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? एलुवियल, ये जलोढ़ का मतलब है, निक्षेप यानी कि जहां जमा हुआ। डेन्यूडेशन, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत ही महीन मिट्टी होती है, जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं, तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है नदियों के द्वारा। सहायक नदी क्या होती है? एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर के मिल जाए तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर दे, वही सहायक नदी कहलाती है। यह इसकी परिभाषा है। अब आते हैं भौतिक विभाजन, इसको देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी यानी कि रखवाली करने वाले दरबान का कार्य करता है। हिम प्लस आलय यानी कि हिम धन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। आलय माने घर, हिम माने बर्फ। अब हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में जो स्थित श्रृंखला उसको वृहत हिमालय यानी ग्रेट हिमालय कहते हैं, या फिर हिमाद्री कह देते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर भी है जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। मध्य हिमालय और हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए, आप कमेंट करके बताइएगा। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, यानी कि सबसे ऊपर वृहत हिमालय, फिर मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक, कुछ इस तरीके से। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान
समतल हैं और सपाट हैं, जैसे कि सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से ये मैदान बने हुए हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या निवास अधिक है। अब यहाँ एक ब्रैकेट में दिया है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। गंगा नदी यहाँ से और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आकर के सुंदरबन का डेल्टा यहाँ बनाती है। अब इस डेल्टा की आकृति त्रिभुज के आकार की, कुछ इस प्रकार की या कुछ इस प्रकार की है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, और उस जगह को नदी का मुहाना भी कहा जाता है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है। इस क्षेत्र में अगर भारत के अब इस तरीके से लें तो इस क्षेत्र में पश्चिमी भाग में भारत का महामरुस्थल है। यह शुष्क है, ड्राई यानी कि गर्म है, रेतीला है, यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। ये जो इंडिया का हिस्सा है ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इसकी आकृति त्रिभुज के आकार की, देखिए त्रिभुज के आकार की आकृति है। इसका धरातल काफी ऊंचा है क्योंकि यह पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। उत्तर पश्चिम में यहाँ ये रीजन है उत्तर पश्चिम में, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा यहाँ पर है। इस तरीके से इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं, यानी कि विंध्य और जो सतपुड़ा है उनके बीच में नर्मदा नदी बहती है और तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। यानी कि कैसे इसको समझेंगे, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां यानी कि ये विंध्यन रेंज, ये सतपुड़ा रेंज, यहाँ से तापी नदी और नर्मदा नदी निकली। अब ये पश्चिम दिशा की ओर बह रही हैं क्योंकि इस तरफ बह रही हैं, इस तरफ, और ये अरब सागर में गिरती हैं। चूंकि यहाँ अरब सी है, अरेबियन सी है, तो ये अरेबियन सी में ही गिरेंगी। और ये जो नदियां हैं ये पश्चिम में पश्चिमी घाट, तो ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। ये जो हिस्सा ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। तो पश्चिमी घाट या सह्याद्री में पूर्वी घाट, सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। अब ये बात कैसे बताया जा रहा है, प्रायद्वीपीय पठार आप इस तरीके से ले लीजिए। तो ये कह रहा है कि इसके पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी घाट, ये सह्याद्री घाट, और पूर्व में पूर्वी घाट ये रहा, ये स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप है, यानी देखिए एक जैसा विस्तार है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा है, और टूटा है और आसमान भी है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला और लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के मैदान में पश्चिमी घाट के पश्चिम में, यानी कि पश्चिमी घाट का जो पश्चिम किनारा है ये वाला, तथा पूर्वी घाट के पूर्व में, यहाँ पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है, यानी कि यहाँ पर कुछ एरिया तटीय मैदानों का भी स्थित मिलेगा। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं और पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहे होंगे। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। बंगाल की खाड़ी में ये नदियां गिरती हैं। यह नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, और बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा स्थित है। यह बात यहाँ बताई गई है। अब यहाँ एक बात कही गई है, प्रवाल के बारे में बताई गई है। प्रवाल जो है छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं, और इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। चित्र 7.4 में प्रवाल द्वीप को दिखाया गया है। यह देखिए आप, ये देखिए, दिख रहा है आपको, यही। आगे देखिए, ये कुछ चित्र हैं जो बच्चों ने बनाए हैं। आगे देखिए, अगला है, भारत में 2 द्वीप समूह भी है। पहला है लक्षद्वीप। यह कहाँ पर है,
इसको हम मैप में देखते हैं ताकि समझ आए। यह है लक्षद्वीप, अरेबियन सागर में, अरेबियन सी में। दूसरा कौन सा है? दूसरा है ये अरब सागर में है लक्षद्वीप। यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है, यानी कि प्रवालों से बने हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यहाँ मैं कई बार कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको अभी इलेबोरेट नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम एनसीईआरटी में क्लास आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको ये सारे पॉइंट वहाँ कवर करते चले जाएंगे। इसलिए अभी मैं उसी सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। मैं चाहूँ तो आपको इलेबोरेट कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, इस वजह से मैं नहीं करता हूँ। अगला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। भारत से दक्षिण पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आगे कहा गया है कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ है, ये पूछ रहा है सवाल। समाचार पत्रों, लोगों से बातचीत करके जानकारी प्राप्त करिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ आपको एक पैराग्राफ में सुनामी के बारे में भी बताया गया, एक कथा लिखी गई है, कविता लिखी गई है। अब देखिए यह जो क्षेत्र है, देखिए यह केरल से सटा हुआ है, यह लक्षद्वीप है। यह एक प्रवाल द्वीप समूह है, प्रवालों से निर्मित द्वीप समूह है। अब यह अरब सागर में, उसी तरीके से दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखेगा, यह बंगाल की खाड़ी में। पर यह प्रवालों से निर्मित द्वीप नहीं है, यह प्रवालों का हिस्सा नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे कि यह कैसे बनता है। तो इसी के साथ हमारा 7वां अध्याय भी समाप्त हो जाता है। अब आइए इस एनसीईआरटी के अंतिम अध्याय 8वें अध्याय पर। 8वें अध्याय का जो शीर्षक है वो है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, यानी भारत की जलवायु, भारत की वनस्पति और भारत के वन्य प्राणियों के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए भी सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। यानी कि तापमान के बढ़ने घटने, वर्षा अधिक होने या कम होने, सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश की तीव्रता के आधार पर दिन प्रतिदिन वायुमंडल में एक परिवर्तन होता है जिसे मौसमी परिवर्तन कहा जाता है। उदाहरण के लिए कभी गर्म या कभी ठंडा मौसम होता है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी अत्यधिक वर्षा होती है। आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं, आप ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, छाछ पीते हैं, ये सारे आइटम आप पीते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में जो प्रमुख मौसम होते हैं वह किस प्रकार से काम करते हैं या किन किन महीनों के मध्य होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है, मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम यानी वर्षा का मौसम होता है, अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है और शरद ऋतु का प्रकोप चालू हो जाता है। तो पहला है दिसंबर से फरवरी के मध्य में विंटर सीजन रहता है। फिर मार्च से आपको कब तक, तो मार्च से मई तक आपको समर सीजन रहेगा। फिर जून से लेकर सितंबर तक यानी सितंबर तक आपको क्या होगा, बरसात यानी रेनी सीजन रहेगा, बारिश रहेगी। और अक्टूबर से नवंबर यानी कि लगभग 2 महीने आपको ऑटम यानी कि शरद ऋतु का अनुभव होगा। अब आते हैं शीत ऋतु पे। सबसे पहली ऋतु जो है, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के चलते यह घटना घटती है कि किस प्रकार ठंड पड़ती है और ठंड क्यों पड़ती है और उसी महीने में भारत में क्यों पड़ती है या उत्तरी गोलार्ध में क्यों पड़ती है। ये मैंने सब आपको पिछले चैप्टर्स में बता दिया है, इसलिए आप उसको कनेक्ट करिए। ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है।
ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के मौसम में सूर्य की जो किरणें हैं अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है जिसे हम लू कहते हैं उत्तर भारत में। यह ग्रीष्म ऋतु की बात हो गई। अब यहाँ आओ खेले करके आपको एक एक्सरसाइज दी है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, इसको समझते हैं। दक्षिण पश्चिम क्या है? तो भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार है। अब दक्षिण पश्चिम यानी कि दक्षिण क्षेत्र से, यहां से, और इसके पश्चिम यानी कि यहां से इस तरीके से एंटर करेगा ये, क्योंकि पश्चिम भारत का ये है, यहां से इस तरीके से एंटर करेगा। यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, यानी कि कहां से? तो यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और वह अपने साथ नमी लाती है क्योंकि यह जल से गुजर के आती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है, क्योंकि पहाड़ अवरोध का काम करते हैं। आगे, मानसून के लौटने का समय, मौसम, और यह शरद ऋतु जिसे कहते हैं हम। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, यानी कि यहां से ऐसे ऐसे इस प्रकार से बहना शुरू हो जाती है, ऐसे घूमते हुए। फिर यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में, विशेषकर तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है, क्योंकि लौटते समय भी नदियों से ये कुछ मौसम यहाँ से ले जाती है, तो यहाँ पर बारिश होती है। और यहाँ भी पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ टकराने के बाद ही बारिश होगी। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। यानी कि जब हम कई वर्षों तक मौसम की माप करते हैं, वहाँ जो परिवर्तन हुए हैं मौसम को लेकर के, तब एक दशा बनती है दशकों की, जिसको हम जलवायु कहते हैं, यानी कि क्लाइमेट। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून जो शब्द है अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवन से होती है। अब इसको हम आगे समझेंगे कि इसका कारण क्या है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है, यानी कि भारत जो है कृषि वर्षा पर ही सर्वाधिक निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन, प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। यह बात यहाँ पर बताई गई है। अब भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है कैसे? 23.5 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री के मध्य में, 6 डिग्री के मध्य में हम लोग स्थित हैं, 6 या 8 डिग्री, जो भी मुझे भूल रहा है इसके मध्य में स्थित है। यह कहाँ है? तो यह हमारा कटिबंध जो है उष्ण कटिबंध का हिस्सा होता है अक्षांशों की दृष्टि से अगर देखा जाए। और यहाँ पर क्या होगा? गर्मी अधिक पड़ेगी, तो जल वाष्पशील होगा, और वाष्पशील होगा जब हवाएं जल से टकराएंगी तो वह पानी लेकर के आगे जाएंगी, और जब किसी स्थल पर जाएंगी और वहाँ किसी अवरोध से टकराएंगी तो बारिश करेंगी, और यहीं से मानसूनी वर्षा होती है, और यही वर्षा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन करती है। यह बात हो गई। किसी स्थान की जो जलवायु है उसकी स्थिति ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पे निर्भर करती है। कैसे? अगर किसी स्थान में ऊंचाई अधिक है तो वहाँ की जलवायु भिन्न होगी। समुद्र से वह कितनी दूरी है उससे भी भिन्न होगी। तट पर है, समुद्र से एकदम निकट है, या दूर है, बीच में कहीं है। और उच्चावच, उस क्षेत्र का टेरेन कैसा है, समतल है, पहाड़ी है, पर्वतीय है, पठारी है, किस प्रकार का है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव स्पष्ट तौर पर होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू और कश्मीर के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां की स्थिति ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा उच्चावच भिन्न है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे ना ही अधिक गर्म है, ना ही अत्यधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र है, यानी कि यहाँ पर बहुत अधिक नमी है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा ही नहीं होती है। यानी कि भारत में एक स्थान ऐसा भी है उत्तर पूर्व में जो कि मेघालय में स्थित है, जिसे हम मौसिनराम कहते हैं। वहाँ पर वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। और राजस्थान में जैसलमेर नाम का एक क्षेत्र है,
वहाँ पर किसी किसी वर्ष में तो एक बार भी वर्षा नहीं होती है। यह बात यहाँ बताई गई है। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, फूलों वाले पौधे इत्यादि। अब झाड़ी क्या है? ये पौधे, इनकी वृद्धि बहुत अधिक नहीं होती है। ये एक छोटी ऊंचाई के पौधे होते हैं और ये अक्सर ऐसी जगह पर लगते हैं जहाँ पर पानी की जो उपलब्धता है वह कम होती है। खासकर रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें इतनी लंबी होती हैं कि जमीन से पानी सोख लेती हैं, पर इनकी वृद्धि इतनी अधिक नहीं हो पाती है। इनकी वृद्धि नीचे अधिक होती है, ऊपर नहीं होती जमीन से। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं और पत्तियां होती हैं, जैसे आम, नीम। तो कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि नारियल, सीधे फल मिलेगा आपको या तना बहुत ऊंचा होगा। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि यह एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, क्योंकि जलवायु की विविधता के चलते ही वहां पर अलग अलग वनस्पतियों का विकास होता है। इनमें वर्षा की मात्रा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। किस क्षेत्र में कितनी अधिक वर्षा होती है, उससे वहां की जो जलवायु है उसका विकास होता है, और उस जलवायु में पनपने वाली वहां की वनस्पतियां हैं उस आधार पर विकसित होती हैं। आगे कहा गया है कि जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी कि ऐसे वन जो हमेशा फले फूले हरे रहते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, यानी कि एक समय एक साल में इनका ऐसा आएगा जब ये पत्तियां अपनी गिरा देंगे या इनके फल नहीं लगेंगे, ये सूखे सूखे से लगेंगे। कटीली झाड़ियाँ, कुछ ऐसे भी वन होते हैं जिसमें कटीली झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं, कांटेनुमा पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ जल की उपलब्धता अधिक होती नहीं है, इसलिए वहाँ पर अपना वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए पौधे पत्तियों को कांटों में परिवर्तित कर देते हैं। फिर पर्वतीय वनस्पति, पर्वतीय क्षेत्रों में जो पाई जाने वाली घास फूस वनस्पति झाड़ियाँ हैं, वन हैं, साथ ही साथ जो ऊंचे पेड़ हैं। और मैंग्रोव वन, जो तट के किनारे जल के अवरोधक के रूप में काम करने वाले सबसे उन्नत किस्म के वन हैं, वो है मैंग्रोव वन, उनकी बात कही गई है। अब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उनको जानते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है, और ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है, पत्ती गिरी अगली पत्ती तैयार, पत्ती गिरी अगली पत्ती तैयार। यानी कि इनका ये नहीं, ये इंतजार करेंगे किसी नए ऋतु परिवर्तन का या किसी नई मौसमी दशा होने का, तब इनमें बदलाव आएगा या फले फूलेंगे। इसमें साइमल्टेनियसली काम होता रहता है, इसलिए वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और इसीलिए उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। यह बिल्कुल भी मत समझिए कि सदाबहार या एवरग्रीन फॉरेस्ट अपनी पत्तियां नहीं गिराता, पत्तियां जरूर गिराता है, पर वो क्रम में लगातार गिराते चले जाते हैं और एक तरफ से पत्तियां नहीं उभरती चली जाती हैं, नई खोपलें फूटती चली जाती हैं। इसलिए आपको ये ऐसा नहीं लगता कि झड़ा हुआ पेड़ है या पत्तियां नहीं है उसमें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर पूर्वी राज्यों यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा यहाँ पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबनी और रोजवुड ऐसे वृक्ष हैं जो कि सदाबहार वृक्ष हैं। कौन से? महोगनी है, एबनी है और रोजवुड। इनके आपको नाम याद रखने हैं ताकि आपको कभी एग्जाम्पल ये पूछ ले एग्जाम में सदाबहार वृक्षों का चयन करिए और वहाँ 5 ऑप्शन दिए हों और 3 सही हों, तो आपको पता होना चाहिए कि महोगनी, एबनी, रोजवुड ये सदाबहार वृक्षों के प्रकार हैं। अगला देखिए, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, इसको देखते हैं। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, क्योंकि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा नहीं होती है या प्रचुर मात्रा में वर्षा नहीं होती है। वहाँ मानसून टाइप की वर्षा होती है, एक तय समय के तय महीनों के अंतर्गत तय दिनों में ही वर्षा होती है, और इन वनों को इसीलिए मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां जरूर गिराते हैं। इन वनों में
पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ हैं साल का पेड़, सागौन का पेड़, पीपल जो कि ऑक्सीजन देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नीम जो कि हमारे जो चिकित्सा क्षेत्र है उसमें बहुत उसकी उपयोगिता है, शीशम ये हमारे लकड़ी का जो कारोबार है उसमें बहुत इसकी वैल्यू है, सागौन, साल इनकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। अब आप स्वयं के अनुभव से बताइए कि क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में हमेशा वर्षा होती रहेगी? महाराष्ट्र का मतलब सिर्फ मुंबई मत सोचिएगा, महाराष्ट्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए आप सोच कर देखिए क्या इसमें पूरे वर्ष भर वर्षा होती है इन क्षेत्रों में? तो नहीं होती है। इसी वजह से यहाँ पतझड़ वन ही पाए जाते हैं। देखिए ये पत्तियां अपनी गिरा देते हैं, पहले हरे रहेंगे एक सीजन तक और उसके बाद धीरे धीरे ये पीले पड़ने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये पत्तियां गिरा देते हैं, सूख जाती हैं इनकी पत्तियां और फिर इसके बाद नई कोपलें फूटती हैं और नई पत्तियों का जनन होता है। अब आते हैं कटीली झाड़ियों में, यानी कि ऐसे भी क्षेत्र जहां मानसूनी वर्षा भी नहीं होती है ठीक तरीके से या बहुत कम मात्रा में होती है। इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं, जैसे कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं जैसे कैक्टस या नागफनी, खैर जिससे शायद कत्था बनता है, उससे जो पान में इस्तेमाल किया जाता है, बबूल, कीकर इत्यादि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती है। अब यहाँ अपने राजस्थान को जानते हैं कि राजस्थान में क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। हरियाणा भी उसी सटा हुआ है, वहाँ भी कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र है। पंजाब में भी बारिश उतनी अच्छी नहीं होती है तो वह भी मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब यहाँ एक बात कही गई कि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, तो पश्चिमी घाट कहाँ है? पश्चिमी घाट ये हिस्सा है। अब यहाँ पर इस तरीके से माउंटेन रेंजेस हैं, तो जब मानसून आता है तो यहाँ बारिश करता है, तो बारिश इस तरफ हो जाती है, लेकिन जो पूर्वी ढाल ये वाले ढाल हैं, ये वाले इस तरफ वाले, वहाँ पर बारिश नहीं होती, रेन शैडो जोन होता है। इस वजह से यहाँ पर भी आपको कटीली झाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ की जलवायु और मौसमी दशा ही ऐसी है कि वहाँ कटीली झाड़ियाँ ही उपज सकती हैं। यह बात हो गई, जैसे आपको ये कटीली झाड़ियों वाला पेड़ दिख रहा है बबूल का। आगे देखिए पर्वतीय वनस्पति, इसको समझते हैं। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पति के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। जैसे जैसे पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती है तापमान में कमी आती जाती है। तापमान में कमी आने के साथ समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर या 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंकु के आकार का होता है। कैसे? ये देखिए, ये कौन बन रहा है, एक इस तरीके से घेरा बना दीजिए, कौन समझ आ जाएगा। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण है चीड़, पाइन, देवदार। इनकी लकड़ी बहुत उत्तम क्वालिटी की होती है। इसका इस्तेमाल भी लकड़ी के कारोबार में या जो लंबर इंडस्ट्री है उसमें किया जाता है। अब आते हैं मैंग्रोव वनों के बारे में। यह एकदम तट से जुड़े हुए वन होते हैं और यह जो तटों के पास मृदा है उसको रोकने का काम करते हैं और जल के और तट के बीच में एक अवरोधक है। यह वन खारे पानी में भी रह सकते हैं और मीठे पानी में भी रह सकते हैं। यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाएंगे। यह गुजरात के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तो इनका विस्तार कुछ इस प्रकार है। तो ये हमारा सुंदरबन हो गया, यहाँ हमारे अंडमान निकोबार हो गए, ये गुजरात का क्षेत्र हो गया। कुछ कुछ यहाँ जगह पर भी ये पाए जाते हैं। सुंदरी, ये एक बार जानिए, सुंदरी इस प्रकार के वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। अगर आपको पेपर में आ जाए कि सुंदरी क्या है और अगर उसमें ऑप्शन दिया हो कि मैंग्रोव वनों की एक प्रजाति, तो जरूर टिक मार के आइएगा। इस प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा है। यानी कि सुंदरबन में जो मैंग्रोव वनों की प्रजाति पाई जाती है वह सुंदरी है, इसीलिए उस क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा है। अब यहाँ एक बात कही गई है जो है हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। यह विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम प्रदूषण से पैदा करते हैं उसको ये ग्रहण करते हैं। और पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध करके रखती हैं, इंटैक्ट रखती हैं। इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकने का काम करते हैं।
वनों से हमें ईंधन मिलता है, लकड़ी मिलती है, चारा मिलता है, जड़ी बूटियां मिलती हैं, लाख जैसे उत्पाद मिलते हैं, खाद्य में शहद उत्पाद, गोंद के उत्पाद मिलते हैं, ये इत्यादि उत्पाद प्राप्त होते हैं। वन वन जो है वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। हम तो जैसे अपने घर में रहते हैं, लेकिन शेर, चीता या पशु पक्षी हैं, उनके लिए तो कोई 3 BHK 4 BHK का अपार्टमेंट नहीं होता है, तो वो कहाँ रहेंगे? तो वो वनों में रहते हैं, अपने आवासों में। उनका एक हैबिटेट होता है, वहीं पर वो रहते हैं, वहीं शिकार करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां नाश हो रही हैं, उनका समापन हो रहा है। हमें इसीलिए अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी साथ ही साथ रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं। जब हम इन्वायरमेंट की क्लास लेंगे, आगे चल के जब हम इन्वायरमेंट को बेसिक्स टू एडवांस पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें हम देखेंगे और ये भी जानें कि भारत के जो संविधान है उसमें इस प्रकार के नियम, अधिनियम और संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं कि कुछ ऐसे वन हैं जिन्हें उपवन कहा जाता है, जो वहाँ की जो ट्राइबल सोसाइटी या वहाँ का जो समुदाय है एक खास स्थान का, वह उनको पवित्र मानता है, इसलिए भी उनकी रक्षा की जाती है। तो यह भी एक तरीका है जिससे आप वनों का संरक्षण कर सकते हैं। आगे अब आते हैं वन्य प्राणी पर। तो वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां, बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप और उभयचरों, सरीसृप जो कि रेंग करके जमीन पर चलते हैं, जैसे छिपकली हो गई या मगरमच्छ हो गया। उभयचर उन्हें कहते हैं जो कि जल और स्थल दोनों पर गमन कर सकते हैं। पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों और कृमियों यानी जैसे केंचुआ है का निवास होता है वन। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर गिर नाम का एक क्षेत्र है, वहां पर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगल में घूमते हैं। हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिल जाते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान और जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ और भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की ऐसी ही प्रचुरता है, मतलब कि पक्षियों की प्रचुरता भी कुछ इसी प्रकार है जैसे पशुओं की है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षियों में तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। यह उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। जब हम गुलाम थे तब भारत का परिचय देने के लिए कहा जाता था कि इंडिया स्नेक चार्मर्स का देश है, यानी कि सपेराओं का देश है, क्योंकि भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा और करैत बहुत ही प्रमुख हैं। अब अगर वनों के काटे जाने से जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं, विलुप्ति के कगार पर पहुंच रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व जोन स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए कुछ खास बाघ परियोजनाएं और हस्ती परियोजनाएं जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम मानचित्र पर उनकी स्थिति को बता सकते हैं? तो कमेंट में आप बताइएगा अगर आपको याद हो, नहीं तो हम आगे चल के इन्वायरमेंट की क्लास में इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं ताकि उनकी पोचिंग ना हो पाए, उनको कैद ना किया जा सके, उनके शरीर का गलत इस्तेमाल ना किया जा सके, उनकी स्मगलिंग ना हो, ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। फिर प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव के सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो ये आपको याद रखिएगा कि अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है वो वन्य जीव यानी कि वाइल्ड लाइफ वीक है। क्या है? तो फर्स्ट वीक जो है वो वाइल्ड लाइफ वीक है।
ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता को लाया जा सके। जैसे आपने आर्टिकल में लिखा देखा होगा, लार्ज स्केल पोचिंग एलिज्ड इन सिमलीपाल रिजर्व, मोर सरिस्का इन मेकिंग, बिग कैट वैनिसिंग फ्रॉम उत्तराखंड, क्रैम्ड इन गिर लाइन पाइन फॉर ग्रासलैंड, villages in tiger reserve must be relocate, tiger crisis, have we done enough to check poaching। यह बात यहाँ पर बताई गई है। साथ ही साथ प्रवासी पक्षी के बारे में कुछ जानते हैं, यह एक पॉइंट दिया गया है। कुछ पक्षी जैसे पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल बतख, कार्लियू, यह इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं और मार्च के आरंभ तक रहते हैं, जब तक कि यहाँ का मौसम गर्म ना होने लग जाए, क्योंकि उनको एक संतुलित मौसम युक्त या संतुलित जलवायु का आवास चाहिए होता है। इसलिए वह इतनी दूर तक प्रवसन करते हैं और भारत या एशिया के उस क्षेत्र में आते हैं जहाँ पर उनके उपयुक्त जलवायु, उनके हिसाब से जलवायु उनको मिल जाए। तो इस हिसाब से हमने यह वाला चैप्टर भी कर लिया और यहाँ पर कुछ जानकारी दी है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ हमने इस पूरी एनसीईआरटी को 3 क्लास में कवर कर लिया है। एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो पहले चैप्टर में हमने सौर मंडल और पृथ्वी को देखा कि सौर मंडल में पृथ्वी कहाँ है। फिर हम पृथ्वी के पास आए, पृथ्वी के बारे में हमने पृथ्वी के अंतर्गत ग्लोब को देखा, अक्षांश और देशांतर को देखा। फिर पृथ्वी की जो 2 प्रकार की गतियाँ हैं, एक सूर्य के चारों ओर और एक स्वयं अपनी अक्ष पर, उसके उधर जाना। फिर मानचित्र के बारे में हमने जाना। फिर पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल हैं, भूमंडल, जैवमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इनको जाना। फिर प्रमुख जो स्थल रूप हैं उनको हमने जाना, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, पठार इत्यादि, इनको हमने जाना। फिर हमने हमारे देश भारत के बारे में जाना, भारत की विविधता को जाना। राजनीतिक और भौतिक तौर पर हमने भारत का जो वर्गीकरण है उसको करके देखा। फिर अंतिम चैप्टर में हमने थोड़ी सी भारत की जलवायु की झलक ली, साथ ही साथ वनस्पति की झलक ली और वन्य प्राणियों के बारे में भी हमने जाना। इस प्रकार से आपकी 6 क्लास की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है यह समाप्त हो गई है। अब हम अगली क्लास में 7th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से शुरुआत करेंगे और ऐसे करते करते हम टिल देन कक्षा 12वीं तक की एनसीईआरटी को समाप्त कर लेंगे। फिर हम दूसरे सब्जेक्ट की ओर जाएंगे, फिर हम तीसरे सब्जेक्ट, चौथे सब्जेक्ट, इसी तरीके से हम जल्द से जल्द ये एनसीईआरटी को समाप्त कर देंगे। तो आज के कार्यक्रम में अगर आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई परिवर्तन चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। हम कुछ भी जो आप बदलाव चाहेंगे हम कोशिश करेंगे उसे संभव बनाने की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने जानने वाले लोगों, दोस्तों, परिवार सबको बताइए, इसके बारे में शेयर करिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए। और नहीं अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हमें सुझाव दीजिए। हमारा उद्धार करिए, अपना उद्धार करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।